नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया का शेड्यूल फिर बदला। ड्राफ्ट लिस्ट अब 31 दिसंबर की जगह 6 जनवरी को होगी जारी। यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट मार्च 2026 तक होगी तैयार। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मंगलवार 30 दिसंबर को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया का शेड्यूल फिर से बदल दिया गया है। नए शेड्यूल के अनुसार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 6 जनवरी 2026 को और फाइनल लिस्ट 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पहले यह ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी होने वाली थी, जबकि मूल रूप से इसे 26 दिसंबर को पब्लिश करने का प्रस्ताव था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद नोटिस स्टेज, दावों और आपत्तियों का निपटारा और एन्यूमरेशन फॉर्म पर फैसले 6 जनवरी से 27 फरवरी तक जारी रहेंगे। अमित शाह ने बंगाल में 2/3 बहुमत से बीजेपी की जीत का किया दावा। टीएमसी ने शाह की पुरानी असफल भविष्यवाणियों को याद दिलाया। डेरेक ओब्रायन ने अमित शाह पर साधा निशाना। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि बीजेपी अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। इसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक्स पर एक पोस्ट कर अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अमित शाह आज बंगाल में हैं। उन्होंने आने वाले चुनाव में सीटों की भविष्यवाणी की है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि साल 2018 में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दावा किया था कि बीजेपी चौथी बार सरकार में आएगी, मगर पार्टी को 90 में से सिर्फ 15 सीटें मिली। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी दिल्ली में बहुमत से सरकार बनाएगी, मगर बीजेपी को 70 में से सिर्फ 8 सीटें मिली। वहीं 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी, लेकिन पार्टी को सिर्फ 77 सीटें ही मिली। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें ही मिली। एसआईआर एआई से किया जा रहा एक बड़ा घोटाला है, ममता बनर्जी का आरोप। ममता बोली, एक भी असली वोटर का नाम कटा तो दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव करेगी टीएमसी। एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा, ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। बांकुड़ा जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से किया जा रहा एक बड़ा घोटाला है, जिसके नाम पर राज्य के लोगों को परेशान किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर के कारण अब तक करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है और बुजुर्गों को बार बार दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी एक भी असली वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो टीएमसी दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल के लोग इस तरह की परेशानी बर्दाश्त नहीं करेंगे और भाजपा को राज्य में सत्ता में नहीं आने देंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के समय भाजपा सोनार बांग्ला का वादा करती है, लेकिन जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां बंगाली भाषी लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है। ममता का अमित शाह पर तीखा हमला। ममता ने पूछा कि अगर बंगाल में आतंकवादी हैं तो क्या आपने पहलगाम हमला करवाया? चुनाव आते ही दुशासन दुर्योधन बंगाल पहुंच जाते हैं। ममता का मोदी शाह पर हमला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए सवाल किया कि क्या जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला केंद्र द्वारा करवाया गया था। बांकुड़ा के पीर सिंहपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना महाभारत के खलनायकों दुशासन और दुर्योधन से की। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही ये नेता बंगाल पहुंच जाते हैं और राज्य को आतंकवाद का अड्डा बताते हैं। ममता ने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन जानकारी इकट्ठा करने बंगाल आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने भी 20 दिसंबर को बंगाल का दौरा किया था और शाह फिलहाल राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कि बंगाल आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, ममता ने पलटवार किया और पूछा कि अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नहीं है तो पहलगाम कैसे हुआ? क्या आपने पहलगाम में हमला करवाया? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन जिम्मेदार था? बंगाल डर और भ्रष्टाचार में डूबा, अमित शाह। 15 साल में टीएमसी ने बंगाल को तबाह किया, अब राज्य बदलाव चाहता है।
घुसपैठ से खतरे में बंगाल की सुरक्षा, बीजेपी लाएगी बदलाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में पश्चिम बंगाल डर, भ्रष्टाचार और कुशासन का शिकार हो गया है। शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ के कारण राज्य की सुरक्षा खतरे में है और जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। आगामी विधानसभा चुनावों को अहम बताते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी सत्ता में आई तो विकास, संस्कृति और गरीबों के कल्याण पर काम होगा और बंगाल की खोई हुई पहचान को वापस लाया जाएगा। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग से की सगाई। रिपोर्ट। रेहान वाड्रा की 7 साल के रिश्ते के बाद सगाई। राजस्थान में बड़ा समारोह होने की संभावना। प्रियंका गांधी वाड्रा और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे 25 वर्षीय रेहान वाड्रा ने अपने लंबे समय से गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है। दोनों पिछले 7 वर्षों से एक दूसरे के साथ हैं और परिवार की सहमति से यह रिश्ता आगे बढ़ा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को दोनों परिवारों की मौजूदगी में रेहान ने अवीवा को प्रपोज किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बड़ी सगाई समारोह की संभावना राजस्थान के रणथंभौर में 31 दिसंबर या 1 जनवरी को है। रेहान एक विजुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने 10 साल की उम्र से फोटोग्राफी शुरू की और 2021 में दिल्ली और कोलकाता में अपनी प्रदर्शनी आयोजित की। उन्होंने देहरादून के दून स्कूल और लंदन की SOS यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। वहीं अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर और इंटीरियर डिजाइनर हैं। वे पूर्व राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं और एटेलियर 11 नाम का स्टूडियो चलाती हैं। दोनों परिवार इस समारोह को निजी रख रहे हैं। सऊदी अरब ने UAE से यमन से सेनाएं वापस बुलाने को कहा। मुकल्ला पोर्ट पर हमले के बाद यमन में आपातकाल घोषित। सऊदी अरब का आरोप, UAE ने अलगाववादियों को भेजे हथियार। सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात से अगले 24 घंटे के भीतर यमन से अपनी सभी सेनाएं वापस बुलाने को कहा है। BBC हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मुकल्ला पोर्ट पर हमला किया है। सऊदी अरब का दावा है कि UAE से बड़ी मात्रा में हथियार भेजे गए हैं, जो दक्षिण में इलाकों पर कब्जा करने वाले अलगाववादियों के लिए थे। हालांकि UAE ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं यमन की प्रेसिडेंशियल काउंसिल ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति ने मद्रास यूनिवर्सिटी संशोधन बिल लौटाया। बिल में वाइस चांसलर की नियुक्ति का सरकार को अधिकार देने का था प्रस्ताव। तमिलनाडु विधानसभा को अब इस पर दोबारा विचार करना होगा। एक आधिकारिक सूत्र ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मद्रास यूनिवर्सिटी संशोधन बिल को वापस कर दिया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल में राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति और हटाने का अधिकार देने का प्रावधान था। तमिलनाडु विधानसभा ने यह बिल अप्रैल 2022 में पारित कर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था। इसका उद्देश्य 168 साल पुरानी मद्रास यूनिवर्सिटी पर राज्य सरकार का नियंत्रण बढ़ाना था, जो पिछले 2 साल से अधिक समय से बिना नियमित वाइस चांसलर के चल रही है। प्रस्तावित संशोधन में मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट में चांसलर की जगह सरकार शब्द जोड़ने की बात थी, जिससे यह अधिकार गवर्नर से राज्य सरकार को मिल जाता। इससे पहले गवर्नर RN रवि ने इस बिल को UGC नियमों और तय मानकों के खिलाफ बताते हुए राष्ट्रपति के पास भेजा था। अब बिल लौटने के बाद तमिलनाडु विधानसभा को इस पर दोबारा विचार करना होगा। फिलहाल राज्य की 22 में से करीब 14 यूनिवर्सिटीज में नियमित वाइस चांसलर के बिना काम कर रही हैं। पंजाब विधानसभा में BBG रामजी एक्ट के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रस्ताव। पंजाब विधानसभा में मनरेगा को खत्म करने का लगा आरोप। आम आदमी पार्टी ने केंद्र से BBG रामजी पर पुनर्विचार करने की मांग की। आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में BBG रामजी एक्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने 1 दिवसीय सत्र के दौरान यह प्रस्ताव सदन में रखा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी BBG रामजी एक्ट से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति समुदायों और ग्रामीण मजदूरों पर गंभीर असर पड़ेगा, जो रोजगार के लिए मनरेगा पर निर्भर हैं। सोंध ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को समाप्त करना चाहती है और इसे बहाल करने की मांग की। प्रस्ताव में BBG रामजी एक्ट की निंदा करते हुए कहा गया कि यह गरीब मजदूरों, महिलाओं और लाखों जॉब कार्ड धारकों से गारंटीड रोजगार का अधिकार छीनता है। इसमें केंद्र से इस कानून के विवादित प्रावधानों पर पुनर्विचार की भी मांग की गई।
आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने इसे गरीब फिरौती बताते हुए वापस लेने की मांग की। गाजियाबाद में तलवारें बांटने के मामले में हिंदू रक्षा दल के 6 कार्यकर्ता गिरफ्तार। शालीमार गार्डन में हथियारों का प्रदर्शन, आत्मरक्षा के नाम पर तलवारें बांटने का मामला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शालीमार गार्डन कॉलोनी में तलवारें बांटने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी चौधरी समेत अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार संगठन के सदस्यों ने कॉलोनी में 2 दर्जन से अधिक तलवारें बांटी और आत्मरक्षा के नाम पर हथियारों का प्रदर्शन किया। एक वायरल वीडियो में दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कथित रूप से कहते दिख रहे हैं कि अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां पैदा हो जाती है तो हिंदू समुदाय को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। हिंदुओं को मुसलमानों से बचाव के लिए हथियारों से लैस होना चाहिए। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने पहले ही इस संगठन और इसके जैसे अन्य संगठनों को लेकर गाजियाबाद पुलिस को अलर्ट किया था। अब जब हिंदू रक्षा दल के लोग पकड़े गए हैं तो उन्होंने मंगलवार 30 दिसंबर को पीएम मोदी को टैग करते हुए 2 वीडियो जारी किए हैं। बीएमसी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग से बाहर होने पर भड़के रामदास अठावले। रामदास अठावले ने महायुति को बताया विश्वासघाती। रामदास अठावले का बीजेपी और शिंदे की शिवसेना पर हमला। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के नेता रामदास अठावले ने मंगलवार को पीएमसी चुनावों के लिए भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के बीच हुए सीट शेयरिंग समझौते से अपनी पार्टी को बाहर रखे जाने को विश्वासघात करार दिया। महायुति की जंग अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल अजीत पवार की एनसीपी भी महायुति से अलग होकर पीएमसी चुनाव लड़ रही है। वहीं इस बारे में एक्स पर पोस्ट करते हुए अठावले ने कहा कि महायुति के गठन के बाद से हमने गठबंधन के साथ पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से साथ दिया, लेकिन आज मंगलवार को सीट शेयरिंग को लेकर जो हुआ वह विश्वासघात के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोमवार दोपहर को 4 बजे चर्चा के लिए बैठक तय थी, लेकिन गठबंधन सहयोगियों ने इस प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं किया। यह सिर्फ समय की बर्बादी नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान पर हमला है। मुंबई महापालिका चुनाव नजदीक हैं। मैं अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं का यह अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए आज मेरे कार्यकर्ता जो भी फैसला लेंगे उन्हें मेरा पूरा समर्थन होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।